नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसने केमिस्ट्री की भाषा को, उसके लिखने के तरीके को एक नई पहचान दी। इनका नाम है जॉन्स जैकब बर्जीलियस। H2O हम सब इसे पानी के रूप में पहचानते हैं, है ना? पर सवाल यह है कि विज्ञान की ये जो यूनिवर्सल भाषा है, ये आई कहां से? देखिए, आज हम जिन साफ सुथरे और आसान सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इनसे पहले केमिस्ट्री का मैदान बहुत ही कंफ्यूजिंग था। तो जरा सोचिए, एक तरफ थे कीमियागरों के वो अजीबोगरीब चित्र और निशान, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल साफ लॉजिकल सिस्टम जिसे हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो इतना बड़ा बदलाव आया, इसका ज्यादातर क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और जानते हैं इस सिस्टमैटिक थिंकर जॉन्स जैकब बर्जीलियस के बारे में। देखते हैं कि कैसे उन्होंने केमिस्ट्री की उस उलझी हुई दुनिया में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बनाई। तो ये थे जॉन्स जैकब बर्जीलियस। उनका जन्म स्वीडन में हुआ था और उन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री के संस्थापकों में से एक माना जाता है। लेकिन उनकी शुरुआत आसान नहीं थी। बचपन काफी मुश्किलों भरा रहा। कम उम्र में ही माता पिता का साया सर से उठ गया। पर देखिए, इरादे कितने पक्के थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया, ट्यूशन पढ़ाकर और खेतों में काम करके। पर तो वो मेडिसिन रहे थे, लेकिन उनका असली पैशन, उनका दिल, वो लगा केमिकल एनालिसिस में। तो जब बर्जीलियस ने चारों तरफ ये कंफ्यूजन, ये अफरा तफरी देखी, तो उन्होंने फैसला किया कि इसे ठीक करना होगा। और उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन पेश किया जिसने सब कुछ बदल दिया। विज्ञान के लिए एक नई, एक यूनिवर्सल भाषा। और उनका सिस्टम कमाल का था, एकदम सिंपल। उन्होंने 4 स्टेप्स बताए। स्टेप 1, हर एलिमेंट के लिए उसका लैटिन नाम इस्तेमाल करो। स्टेप 2, सिंबल के लिए उस नाम का पहला अक्षर ले लो, जैसे ऑक्सीजन के लिए O। अब सवाल उठता है कि अगर पहला अक्षर पहले से ही किसी और का है तो? यहीं आता है स्टेप 3। तो फिर नाम का दूसरा अक्षर भी साथ में जोड़ दो। जैसे आयरन को लैटिन में फेरम कहते हैं, तो उसका सिंबल बन गया Fe। और आखिर में स्टेप 4, एटम्स की संख्या बताने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करो, जिन्हें हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जैसे H2O में वो छोटा सा 2। अच्छा, तो साइंस के लिए एक नई अल्फाबेट और ग्रामर तो बन गई। लेकिन बर्जीलियस यहीं नहीं रुके। वो जानते थे कि सिर्फ सिंबल्स काफी नहीं है। इस भाषा को सटीक बनाने के लिए, इसे नापने तौलने लायक बनाने के लिए और काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को अपना आधार बनाया, और फिर जो काम किया वो वाकई में जबरदस्त था। उन्होंने 2000 से भी ज्यादा अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स को बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया। उन्होंने एक स्केल बनाया जिसमें ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट को 100 मान लिया, और फिर उसी के हिसाब से बाकी सभी एलिमेंट्स का वजन तय किया। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? उनकी कैलकुलेशंस की एक्यूरेसी। आप देखिए, क्लोरीन, कॉपर, लेड, उनके निकाले हुए एटॉमिक वेट और आज के मॉडर्न एटॉमिक वेट में कितना कम फर्क है। उस जमाने के इक्विपमेंट को सोचे तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो बर्जीलियस सिर्फ केमिस्ट्री को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर रहे थे, वो एक एक्टिव खोजकर्ता भी थे जो इसकी दुनिया को और बड़ा बना रहे थे। वो एक शानदार एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। उन्होंने और उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर कई नए एलिमेंट्स खोजे, जैसे सीरियम, सेलेनियम और थोरियम। इतना ही नहीं, वो पहले इंसान थे जिन्होंने सिलिकॉन और जिरकोनियम को उनके प्योर फॉर्म में, यानी शुद्ध रूप में अलग किया। और ये जो सिलिकॉन वाली खोज थी ना, ये आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाली थी। काम सिर्फ खोजने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने केमिस्ट्री को कई नए शब्द भी दिए जो आज हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कैटालिसिस। इसका मतलब है एक ऐसा केमिकल जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे पर खुद उसमें खर्च ना हो, बिल्कुल एक कोच की तरह जो टीम को मोटिवेट करता है पर खुद मैदान में नहीं खेलता। फिर एक और शब्द दिया, पॉलीमर। मतलब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो कई छोटी छोटी यूनिट्स के बार बार जुड़ने से बनता है। जरा सोचिए, प्लास्टिक से लेकर हमारे डीएनए तक हर जगह ये कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है। और प्रोटीन शब्द का सुझाव भी उन्होंने ही दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मॉलिक्यूल्स जिंदगी के लिए सबसे जरूरी हैं, और उनकी ये सोच, ये दूरदर्शिता बिल्कुल सही साबित हुई। तो सवाल यह उठता है कि 19वीं सदी के एक केमिस्ट का काम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली दुनिया के लिए क्यों मायने रखता है? इसका असर कहां कहां है? इसका असर हमारे चारों तरफ है। सबसे पहले तो उनके बनाए सिंबल्स ने एक यूनिवर्सल भाषा दी जिससे दुनिया भर के साइंटिस्ट आसानी से एक साथ काम कर पाते हैं। दूसरा, याद है उन्होंने सिलिकॉन को अलग किया था? वही खोज आज के कंप्यूटर चिप्स और स्मार्टफोन्स की, यानी पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की नींव है। और तीसरा, जो एलिमेंट्स उन्होंने खोजे, जैसे थोरियम और सिलेनियम, वो आज न्यूक्लियर एनर्जी और सोलर सेल्स में इस्तेमाल होते हैं। तो आखिर में बर्जीलियस का सबसे बड़ा योगदान कोई एक अकेली खोज नहीं थी। उन्होंने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि विज्ञान का मतलब सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, बल्कि उन एक्सपेरिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक भाषा और नियमों के ढांचे में पिरोना है, ताकि पूरी दुनिया मिलकर आगे बढ़ सके। तो उनकी विरासत कोई एक डिस्कवरी नहीं है, उनकी विरासत है वो सिस्टम,
वो भाषा जिसने बाकी सभी डिस्कवरीज को मुमकिन बनाया। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जिस तरह बर्जीलियस ने अपने समय के लिए एक भाषा बनाई। आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे बिल्कुल नए मैदानों में कदम रख रहे हैं, तो हमें सोचना होगा विज्ञान को अगली कौन सी यूनिवर्सल भाषा की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सा नया सिस्टम होगा जो हमें मानवता की सबसे बड़ी मुश्किलों को मिलकर हल करने में मदद करेगा।